Good morning, everyone. So, on the last turn, I finished that topic in which we discussed about the electrostatic properties of a conductor, या फिर behavior of conductors in external electrostatic field. So now, after that topic, I have to start the next topic. But once I want to discuss about the notes of the topic because that time I taught there on the board, तो उसमें notes आपको available नहीं हो पाए थे. तो नोट्स के लिए एक बार दोबारा से मैं इन सारे टॉपिक्स को रिकॉल कर दे रही हूँ ताकि आप प्रॉपरली इसको नोट डाउन कर सकें. सो बिफोर दिस द टॉपिक वॉज कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. तो आपने देखा था कि जो रीज़न है, जो कॉज है इन सब के डिफ्रेंसीशन का, जो कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, सेमीकंडक्टर्स होते हैं, तो उनको किन की बेसिस पे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो द रीज़न इज़ फ्री एंड बाउंड चार्जेस. तो आपको पता है दो टाइप्स के चार्जेस होते हैं और उनमें से कौन से जो चार्जेस हैं वो फ्री चार्जेस हैं और कौन से चार्जेस जो हैं वो बाउंड है. उनकी बेसिस पर ही किस जो मटेरियल है वो किस टाइप का है, वी कैन ऑब्जर्व दिस. ओके, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आपने यहाँ स्टडी की थी कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है अगर उसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है. सो द फिनोमेना इज़ हियर शोन इन दिस फिगर. बहुत प्रॉपरली इसमें दिखाया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यानी कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है और जो कंडक्टर रखा है वो अनचार्ज्ड है. तब उसमें क्या होता है कि ड्यू टू फिनोमेना ऑफ इंडक्शन उसके जो चार्जेस हैं वो सेपरेट हो जाएंगे और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इंड्यूस हो जाते हैं लेफ़्ट एंड पर और पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं राइट एंड पर. तब एक जो इंड्यूस्ड फील्ड होती है इसके अंदर कंडक्टर के, दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों की डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट है. सो द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर विल बी ज़ीरो. तो हाउ टू राइट दिस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है because whenever you are writing the answer of any theoretical question then always the examiner sees the language of the question. कैसे किस तरह से आपने लिखा है आंसर वो बहुत मैटर करता है क्योंकि न्यूमेरिकल और जो डेरिवेशन टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनके जो स्टेप्स होते हैं दोज आर फिक्स्ड कि यही लिखना है. लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन में लैंग्वेज किसी भी टाइप की हो सकती है. तो आपने लैंग्वेज क्या लिखी है, कैसे वर्ड्स लिखे हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं है, ये बहुत मैटर करता है. इसीलिए आई थॉट कि आपके पास जो लैंग्वेज है वो प्रॉपर होनी चाहिए क्योंकि अभी इस ऑनलाइन वाले टाइम में आपको नोट्स अवेलेबल कराना इट्स अ टफ टास्क. सो आई हैव गिवन दीज नोट्स टू यू. तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि व्हेन अ कंडक्टर इज़ प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिगिन टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. नेगेटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द लेफ्ट एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इंड्यूस्ड ऑन द राइट साइड. The process continues till the electric field inside the conductor becomes equal and opposite to the external electric field. तो 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आता है एंड इट इज़ ऑलवेज विद डायग्राम. आपको बनाना है. दिस आंसर यू हैव टू राइट. उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी जो आपने कल डिस्कस की थी दैट वाज कि जस्ट आउटसाइड द सरफेस ऑफ अ चार्ज कंडक्टर फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस. तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही फील्ड क्यों ली जाती है, तो उसके लिए डायग्राम मैंने कहा था कि नो नीड ऑफ डायग्राम इज़ देयर. लेकिन अगर फिर भी डायग्राम आपको बनाना पड़ता है तो या शो करना पड़ता है तो दिस इज़ द मोस्ट प्रॉपर डायग्राम. सबसे अच्छा डायग्राम यही है कि आपने एक स्फेरिकल कंडक्टर की ये वाली सरफेस को ऑब्जर्व किया और उसमें फील्ड को मान लिया कि इट इज़ टेंजेंशियल. तो इसके दो कंपोनेंट्स ये और ये बन जाते हैं और फिर एक्सप्लेन कैसे करना है. तो यहाँ पर लिखा है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी होती है, इट इज़ नॉट नॉर्मल टू द सरफेस. ये कैसी है, इट विल हैव अ कंपोनेंट टेंजेंशियल टू द सरफेस. इसका एक ऐसा कंपोनेंट है जो इंक्लाइंड है, टेंजेंशियल टू द सरफेस है. तो इट विल हैव तो जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है दैट विल कॉज द फ्लो ऑफ चार्जेस. उस डायरेक्शन में चार्जेस का फ्लो होगा एंड विल प्रोड्यूस सरफेस करंट्स. लेकिन क्या होता है, बट नो सच करंट्स कैन एग्जिस्ट अंडर स्टैटिक कंडीशंस. स्टैटिक कंडीशन में आपको पता है कि कोई भी जो है वो सरफेस करंट्स नहीं होते हैं. तो हैंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर. ओके, फिर आपकी थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो ये है कि द नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज़ ज़ीरो एंड एनी एक्सेस चार्ज रिसाइड्स एट इट्स सरफेस.
तो हमेशा किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज ज़ीरो होता है और एक्सिस चार्ज कहाँ होता है, सरफेस पर होता है। अगर कभी भी उसको चार्ज दिया जाएगा तो सरफेस पर आएगा। तो इसके लिए एक डेरिवेशन था डायग्राम में भी ऑफ दिस टाइप कि नेगेटिव चार्ज दिया है तो वो सरफेस पर ही आया है, लेकिन अंदर कोई भी चार्ज नहीं है और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, ज़ीरो। तो इसको आपने गॉसेस थ्योरम से प्रूव किया था। और उसके बाद इसी की बेसिस पर जो है वो एक जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ये आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इसमें रह भी गई थी लेकिन कल मैंने कंप्लीट कर ली, इन नोट्स में नहीं है। लेकिन हमने जो यस्टरडे विद द हेल्प ऑफ बोर्ड क्लास, बोर्ड टीचिंग, वी हैव फिनिश्ड ऑल दोज प्रॉपर्टीज़। अब हमें नेक्स्ट स्टार्ट करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग से। तो जो प्रॉपर्टी आपने ये पढ़ी है इसी के अपोजिट एक प्रॉपर्टी भी थी कि अगर अंदर जो है वो चार्ज ज़ीरो है तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ ज़ीरो, और अगर कंडक्टर के इंटीरियर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो चार्ज भी ज़ीरो होगा। तो कुल मिलाकर जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज दोनों क्या हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं, दोनों वैनिश हो जाते हैं। जितना भी चार्ज होगा, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो सारी की सारी कहाँ पर होगी, सरफेस पर। ओके, तो अब अगर हम इमेजिन करते हैं कि ऐसी बॉडी, जो एक ऐसा कंडक्टर जो अंदर से हॉलो है, उसके अंदर एक रीजन है जो फ्री स्पेस है, जिसमें कि हम जो है वो किसी एक कैविटी को इमेजिन कर सकते हैं। तो आपने लास्ट टाइम देखा भी था कि इस तरह का एक कंडक्टर लिया था और उसके अंदर आपको, ये तो आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, क्यों ज़ीरो है, क्योंकि चार्ज कहाँ है, चार्ज इसकी सरफेस पर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो है। लेकिन अब अगर ये हॉलो कंडक्टर होता है तो सिचुएशन चेंज हो जाती है, क्योंकि हॉलो के अंदर बहुत सारा फ्री स्पेस मिलेगा, दिस ऑल द स्पेस इज़ फ्री। तो अब आपको ये प्रूफ करना है कि जो फ्री स्पेस है इसके अंदर, अगर यहाँ पर एक कैविटी होती है, जो एक रीजन है यहाँ पर, उस रीजन के अंदर भी चार्ज ज़ीरो और इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है। तो कैविटी के अंदर चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो प्रूफ करने के लिए दोबारा से आपने एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन किया था कैविटी के जस्ट आउटसाइड। तो अगर ये कैविटी होती है तो इसके आउटसाइड ये इस तरह से यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस को ले लिया गया है। सो सपोज दैट वन सेपरेट डायग्राम मैं बना रही हूँ, ये जो है कैविटी है और बाहर जो दिखा रखा है ये है कंडक्टर और इसकी सरफेस पर चार्ज है। और गॉसियन सरफेस कहाँ इमेजिन की थी आपने, इस कैविटी के जस्ट बाहर। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस को इसके जस्ट क्लोज लिया गया है, क्योंकि आपको प्रूफ यही करना है कि ये जो कैविटी है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ज़ीरो है। तो उसको प्रूफ करने के लिए फिर से आपने उसी की हेल्प ली थी कि अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है तो ऑब्वियसली चार्ज भी ज़ीरो होगा। तो उसको ड्राइव करके भी दिखा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या किया है कि फिनोमेना जो आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, इसको एक्सप्लेन करना है। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब होता है कि अब वही जो हॉलो कंडक्टर की हम बात कर रहे थे, उस हॉलो कंडक्टर के बाहर एक मेटेलिक शील्ड बनी हुई है। ठीक है, वो कंडक्टर है तो उसकी सरफेस जो है वो कैसी होगी, मेटेलिक होगी। तो ये बाहर एक मेटेलिक शील्ड बनी है और ये जो अंदर का रीजन है, यहाँ तक शील्ड है, ये पूरी शील्ड है, और ये वाला जो बीच वाला रीजन है, इस पर क्या इफ़ेक्ट होता है बाहर के चार्ज का। अगर किसी रीज़न से, किसी सोर्स से बाहर चार्ज दे दिया गया तो क्या वो चार्ज या वो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर ट्रांसफ़र होगी? तो योर आंसर इज़ नो। तो इस फिनोमिना को एक सेपरेट नाम दे दिया गया, एक ऐसा नाम दे दिया गया जिसकी हेल्प से इसको हम अच्छी तरह से समझ सकें। तो उसके नेम से ही क्लियर है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो इफेक्ट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक चार्जेस का इफेक्ट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट है, उससे जो अंदर रखी हुई बॉडी है, कहाँ पर अंदर रखी हुई, जो चार्ज जो कंडक्टर के इंटीरियर में रखी हुई बॉडी, जो इस वाले रीजन में है, जिसको हमने कैविटी एज्यूम किया था, इस वाले रीजन में जो बॉडी रखी है, दैट इज़ शील्डेड फ्रॉम द आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज। तो शील्डिंग का मतलब क्या हुआ कि हमने जो अंदर रखी हुई बॉडी है उसको पूरी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट से सेव कर लिया है, सेपरेट कर दिया है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से। तो ज़रूरी नहीं है, हर बार ऐसा नहीं है कि हमने, जैसे आप जो है वो 10th क्लास में स्टडी करते आए थे, बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्टिंग होती थी कि चार्ज प्लस टर्मिनल से फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फिर वो माइनस तक जा रहा है, बीच में कहीं भी ब्रेक नहीं आना चाहिए था, यानी कि सर्किट पूरी तरह से क्लोज हो। तो
यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें ये पढ़ना है कि जब हम चार्ज किसी एक पॉइंट पर दें तो वहाँ से चार्ज दूसरी जगह पे फ्लो ना हो पाए। बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट में हमें फ्लो कराना था चार्ज, ब्रेक नहीं कराना था सर्किट। और अब हमें 12th में क्या पढ़ना है कि चार्ज को एक जगह दिया गया लेकिन चार्ज दूसरी जगह ना पहुँच सके, क्योंकि मे बी कि चार्ज अगर वहाँ लीक हो जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, तो उसके अंदर जो बॉडी रखी है उसको किसी भी तरह का कोई भी जो है वो उस पर दूसरा ऐसा इफेक्ट पड़ सकता है जिसकी उस बॉडी को नीड नहीं है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस मैं अभी आपको बताऊंगी। फ़िलहाल आपको याद रखना है कि कैविटी के अंदर ऐसी एक बॉडी ऐसी रखी है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक चार्ज या फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाना है, उस पर फील्ड या चार्ज का कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो फिनोमिना का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्यों है? आई होप कि नाउ इट्स क्लियर कि शील्ड कर देता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से बॉडी को। अब आते हैं इसकी डेफिनीशन पर। तो अगर हाँ आपको डायग्राम से इसको शो करना हो तो ये एक डायग्राम मैंने यहाँ बना रखा है, उसमें दिखाया है कि एक जो है कंडक्टर है, इसकी सरफेस पे चार्ज है, तो ये जो पूरा रीजन इसके अंदर का आया, इस रीजन में कहीं भी चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आ सकते, ठीक है। और ये हॉलो कंडक्टर है, इसका मतलब ये पूरा रीजन जो है ये कैसा है, फ्री है, ओके। अब देखिए आते हैं इसकी डेफिनीशन पर, क्योंकि डेफिनीशन वाला पार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ लिखा मैंने, द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। बहुत आसान डेफिनेशन है कि आपने अभी क्या किया था कि आपने जो रीजन है, जो मिडल वाला ये रीजन है, इसको क्या कर दिया, फ्री कर दिया। किससे फ्री कर दिया? इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो द फिनोमिना ऑफ मेकिंग अ रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड, इट इज़ कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अब ये कॉन्सेप्ट क्या बताता है, उसी के आगे एक्सप्लेन कर दिया है कि इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिशेस इनसाइड द कैविटी ऑफ अ हॉलो कंडक्टर। हॉलो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंडक्टर हॉलो होगा तभी तो आप बॉडी को उसके अंदर रख पाएंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड वैनिश हो जाती है, इसीलिए चार्ज भी ज़ीरो हो जा रहा है। तो ये दो चीज़ें आपको बताना है कि कंडक्टर हॉलो है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, वैनिश हो जाती है, ओके। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि यहाँ पर नहीं लिखी है वो ये है कि माइकल फैराडे ने इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च की थी, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए थे, इसलिए ये जो अंदर वाला रीजन है जिसको हमने क्या कर दिया है, इट इज़ नाउ दिस रीजन इज़ फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड। फील्ड फ्री रीजन भी कहते हैं इसको, फील्ड फ्री रीजन। तो इस फील्ड फ्री रीजन को माइकल फैराडे के नेम पर इस रीजन का जो है वो नेम दिया गया, इसकी नेमिंग की गई फैराडे केज। तो केज, इट इज़ क्लियर कि केज का क्या सेंस है यहाँ पर, एंड बेस्ड ऑन द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फैराडे, ओके। तो अब आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया कि हॉलो कंडक्टर है, उसके अंदर हम किसी भी बॉडी को रख सकते हैं जिसको कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाना है, ठीक है। अब आते हैं एप्लीकेशंस पे, क्यों ज़रूरी है, नेचर में ऐसा कहाँ मिलता है, क्योंकि फ़िज़िक्स इसीलिए टफ लगती है क्योंकि वो नेचर में दिखाई नहीं देती, स्पेशली 12th क्लास की फ़िज़िक्स, क्योंकि 11th में तो मैकेनिक्स हर जगह दिखाई दे रही है, न्यूटन के लॉज आपको हर एक जगह दिखाई दे रहे हैं, लेकिन 12th क्लास में जो फिज़िक्स है दैट इज़ द डिफरेंट टाइप ऑफ फिज़िक्स, क्योंकि उसकी ब्रांचेज ही ऐसी हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिज्म है, और आपका सेमीकंडक्टर है, जिनको लैब्स में ही पाया जाता है, उनको नेचर में मिलना उनका बहुत मुश्किल है। तो हालांकि इलेक्ट्रिक करंट होता है, लेकिन फिर भी हर एक इंसान उसके साथ यूज टू नहीं होता है, उसको कुछ पर्टिकुलर जो पर्सन होते हैं इलेक्ट्रिशियन है उसको अच्छे से पता है। तो इसलिए ट्राई टू सी दीज फिनोमिना अराउंड यू, कहाँ पर आपको मिल सकते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो जैसे मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब एक ऐसी बॉडी है जो किसी हॉलो कंडक्टर के अंदर रखी है, कंडक्टर पे कहीं से सडनली चार्ज आ गया तो बॉडी उसके अंदर रखी हुई बच जानी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड से। तो ऐसा कहाँ मिलेगा, सबसे कॉमन एग्जाम्पल इज़ दिस वन। तो नाउ आई होप यू ऑल हैव सीन दिस कि अगर थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग से बचने के लिए बहुत सारे रास्ते बताए जाते हैं कि आप पेड़ के नीचे खड़े हो जाइए, या फिर आप प्लेन में खड़े हो जाइए, खुली जगह पे खड़े हो जाइए, तो इलेक्ट्रिसिटी का इफेक्ट जो है, उस लाइटनिंग का इफेक्ट जो है वो बहुत कम होगा, शॉक कम लगेगा। लेकिन कोई प्रॉपर उसका जो है वो रीज़न, कॉज नहीं बता सकता कि ऐसा क्यों है कि प्लेन में या अंडर द ट्री, लेकिन जो ये है इसका प्रॉपर रीज़न आप बता सकते हैं। किसी को भी एडवाइस देंगे तो वो पूछेगा ऐसा क्यों, तो आपके पास रीज़न होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो क्या होता है कि जब थंडर स्टॉर्म में लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग में पता है आपको कि वही चार्ज होता है जो चार्ज
वो उस इलेक्ट्रिसिटी में होता है जो हम घरों में यूज़ करते हैं। द सेम चार्ज, सेम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक शॉक इज़ देयर, और उससे भी कई गुना ज़्यादा होता है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत हाई होती है। तो क्या होता है कि अगर आप कार के अंदर बैठे हैं, इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड द कार, देन इट इज़ द सेफेस्ट वे टू सेव यू। कैसे? क्योंकि जैसे ही चार्ज जो है कार की मेटेलिक बॉडी से टकराता है, तो ये जो मेटेलिक बॉडी ये पूरी तरह से एक शील्ड का काम करती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का फिनोमेना अप्लाई करती है। और ये जो शील्ड है ये सारे चार्ज को जो है, क्योंकि अंदर की बॉडी हॉलो है, तो पूरे चार्ज को जो है वो रोक लेगी और किसी भी तरह से चार्ज जो है वो अंदर लीक नहीं हो सकता, और जो भी पर्सन उसके अंदर बैठा है उसको किसी भी तरह का इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा अगर वो बॉडी को टच नहीं करता है। ठीक है, तो दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। अब ये हर एक जगह हर किसी ने देखा है। तो देखिए यहाँ पर अब कैसे इसको डिफाइन करना है, तो लिखा है इन अ थंडर स्टॉर्म अकम्पनीड बाय लाइटनिंग इट इज़ सेफेस्ट टू सिट इनसाइड अ कार रादर देन नियर अ ट्री और ऑन द ओपन ग्राउंड बिकॉज द मेटेलिक बॉडी ऑफ द कार बिकम्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग फ्रॉम लाइटनिंग। ओके, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छा और सबसे इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन। तो ये जो है आपने यहाँ पर नोट डाउन कर लिया। डायग्राम के बारे में मत सोचिए कि आपको कार और पर्सन भी बनाना पड़ेगा, नो नीड ऑफ डायग्राम यार, आपको बस लिखना है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है कि कभी कभी इलेक्ट्रॉनिक्स में ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं जिनमें ज़्यादा करंट ना पहुंच जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में डिफरेंस क्या होता है कि जो आप इलेक्ट्रिसिटी अभी पढ़ रहे हैं उसमें करंट की वैल्यू हाई होती है और इलेक्ट्रॉनिक्स में करंट की वैल्यू बहुत लो होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक शॉक से बचाने के लिए कुछ ऐसे सेंसिटिव कंपोनेंट्स हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में पाए जाते हैं। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस खुद बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो उनके अगर पार्ट्स कंपोनेंट्स बेकार हो गए, थोड़ा सा भी शॉक लगा तो वो दोबारा वर्क नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या होता है कि उन सेंसिटिव कंपोनेंट्स को शॉक से बचाने के लिए मेटेलिक कवर के अंदर रखा जाता है। मेटेलिक कवर के अंदर है तो जैसे ही करंट आएगा कवर को मिलेगा और उस कंपोनेंट को नहीं मिल पाएगा, वो सेफ रहेगा। तो यहाँ पर इस तरह का ये डायग्राम मैंने शो कर दिया। डायग्राम्स को स्पेशली शो करने के लिए मैं आई एम यूजिंग दिस मोड ऑफ टीचिंग। ओके, क्योंकि बताने से सिर्फ समझ नहीं आता है। तो सेंसिटिव कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आर प्रोटेक्टेड और शील्डेड फ्रॉम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय प्लेसिंग मेटल शील्ड्स अराउंड दैम। ओके।